इसी के बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं कि एक नोट की फॉर्म में पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉ पे आते हैं कि we can only restrict transverse waves to pass through in one plane. We cannot restrict this for longitudinal waves. Reason is longitudinal waves में पार्टिकल जो है they move parallel to the motion of wave. अगर कोई भी स्लिट चाहे वर्टिकल स्लिट है या हॉरिजॉन्टल स्लिट है, जिस तरह मर्जी आप रख लो उसको मुंह के आगे, ठीक है, या ब्लीक स्लिट है, सारी की सारी उसमें से साउंड पास कर जानी है। ठीक है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कि एक ही प्लेन में वो पास कर सके। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखते हो बेटे हमारे पास नोट की फॉर्म में ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी polarized. Now the major difference at A level between transverse and longitudinal waves is physical polarization. ठीक है, and is a major property which bifurcate, which differentiate transverse waves from longitudinal waves. ठीक है, ओके बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ गया लास्ट लर्निंग आउटकम इसकी कि हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किस है। मॉलस लॉ जो है ये क्या इसका है क्या स्टेटमेंट वगैरह बट इसकी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे पास सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट सिलेबस के अंदर है। अब एक चीज तो हमें पता है कि अगर ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ पोलराइड जो होगा और एनालाइजर का सेम होगा तो हमारे पास उसमें से वेव पास कर जाएगी। और अगर ट्रांसमिशन एक्सिस जो है पोलराइड का और एनालाइजर का 90 डिग्री पे है तो नो कोई लाइट नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इससे पहले जो हमने चीज पढ़ी हुई है वो ये है, कॉन्सेप्ट जो है इफ ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइड में पहली जो स्क्रीन थी स्लिट जो है थी, ठीक है, इज एंड एनालाइजर इज बेटे अगर तो हमारे पास वो होगा is parallel to each other then polarized wave can pass through analyzer. ठीक है, and if this is 90 degree perpendicular to each other, then polarized wave is blocked by analyzer. सर हम एनालाइजर को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। हाँ, आप उसी पे आने लगाओ ना। पहले बेटा क्या मैंने कहा, ये लिखा है ये पोलराइजर और एनालाइजर अगर दोनों की स्लिट्स एक्सिस ऑफ जो है पोलराइड सेम है, पैरेलल हैं, तो वेव पास कर जाएगी। अगर वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है तो फिर ब्लॉक हो चुकी, मैंने ये लिखा बस। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई ना कोई एंगल आ रहा होगा, ठीक है,
ट्रांसमिशन एक्सिस में पोलराइजर जो है वो हमारे पास इवन 90 डिग्री पे नहीं है। अब हमारे पास केस पे आते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस of an analyzer is at an angle theta to the polarized wave। अगर अब ठीक है 0-90 तो बता दिया ना बेटे। अगर हमारे पास किसी भी ए पे है तो फिर हमारे पास इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट होगी, क्या चीज होगी, क्या मतलब इसकी मैं डायग्राम कोई बेटे देख लूँ। ओके, अब बेटे पोलराइड या एनालाइजर जो भी एक शो किया, ये ऑलरेडी प्लेन पर आ रही है वेव, एक इस प्लेन के अंदर आ रही है ये, ठीक है। ब्लिक नहीं, इस तरह डिफरेंट प्लेन है ना, ये वाली प्लेन की एक वेव आ रही है, ठीक है। और इसकी जो स्लिट ट्रांसमिशन एक्सिस है दिस इज वर्टिकल। अब अगर वर्टिकल मानी वर्टिकल यहाँ पे बनाओ तो इनके साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसी को मैं रिजॉल्व करूं बेटे यहाँ पे, कि हमारे पास ये वेव फॉर्म शो की हुई उसने, ठीक है, जो हमारे पास फर्दर जाती जा रही है ये, और एंगल जो हमारे पास है वो अब इस प्लेन के अंदर वो जा रही हैं, ये प्लेन, ठीक है। और दूसरे ये इस डायरेक्शन प्लेन, मैंने गलत वर्ड बोल दी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बेटे। अब बेटे हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास उसका एनालाइजर का, वो तो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। अब हमारे पास एक पोलराइजर के तो चले सिर्फ एक ही प्लेन की वेव पास कर रही थी, पोलराइजर भी चले नहीं लगाया, सिंपल अगर आपने सिंपल एक स्ट्रिंग आपने यहाँ पे बांधी हुई है, सपोज एक एंड के ऊपर ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये फिक्स पोर्ट है, और यहाँ पे बेटा अगर मैंने स्ट्रिंग अगर यहाँ पे दिस स्ट्रिंग को बेटा ऊपर नीचे से वाइब्रेट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने का मतलब ये वर्टिकल प्लेन के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही। बाबा जी की मोशन देखो वर्टिकल ही होगी इसके अंदर, ये वर्टिकल प्लेन ही है, ठीक है। अब इसको अगर ऑब्लिक प्लेन में मैंने लेके जाना है तो ये वाला प्लेन हो गया। ये प्लेन होने का मतलब है पार्टिकल अब किस तरह मूव करेंगे, बाबा जी की मोशन जो है ये इस तरह शो की है ना मैंने, ठीक है। ये इस तरह बाबा जी ने इस तरफ यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करना है, यहाँ पे अगर डिफरेंट पाथ्स बनाए जाए बेटे, यहाँ पे he has to move in upward direction at all positions, यहाँ पे he has to move in downward direction at all positions, टॉप वाली पोजीशन पे रेस्ट होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने शो किया, ये मैंने वही वेव शो की है ना, ठीक है। और इसके आगे एक एनालाइजर हमारे पास है, सॉरी ट्रांसमिशन एक्सिस का ये वाला है वर्टिकल। अब जो एंगल बना दोनों के इन बिटवीन वो ये 90, सॉरी 90 कह रहा हूँ, थीटा है। अब थीटा है, अगर थीटा को मैं रिजॉल्व करूं इसके कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास अगर कोई चीज ये है, हमारे पास ये चीज है बेटे, अगर इस तरह शो की हुई है, और ये एंगल हमारे पास अगर उसका बन रहा है वर्टिकल के साथ, विच इज दिस वन, ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। इफ दिस एंगल इज थीटा, दो तरीके हैं बेटे इसको फर्दर फोकस करने के, ये एंगल थीटा ले लिया बेटे। अगर इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, हमारे पास एक कंपोनेंट ये वाला बनता है, एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा, the side which is adjacent to angle, this is always a base, that is always a base, and base is a cos function, ठीक है, base is a cos function, so it means we can write here कि ये जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड हमने कितना लिया था, ये वाला एम्पलीट्यूड बेटे कंसीडर किया हुआ हमने यहाँ पे, which is a नॉट, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास ये हो गया a नॉट, एम्पलीट्यूड इज स्केलर, ठीक है। यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास का मतलब ये हो गया
कि ये जो साइड है, दिस वी कैन राइट दिस इज, इफ दिस इज ए नॉट, दिस ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज ए नॉट साइन थीटा हो जाएगा। इसको कोई बच्चा इस तरह भी तो रिजॉल्व कर सकता था कि एक ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल, एंड लेट दिस बी द हॉरिजॉन्टल वन, ये वाला, ठीक है ना। अब एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या होती है, बेस होती है, बेस इज ऑलवेज कॉस फंक्शन, जो वेक्टर जो हम ओवरऑल करते हैं, एंगल के साथ बेस होती है, बेस कॉस फंक्शन, तो आई कैन राइट दिस ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विच इज साइन फंक्शन ए नॉट साइन थीटा। मैंने अब हर तरह से कर दिया। अब बेटे ये हमारे पास ए नॉट कॉस ऑफ थीटा या ए नॉट साइन थीटा जो है, ठीक है, ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, ए नॉट साइन थीटा जो है, ये हमारे पास किसके पैरेलल आ रहा है, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका ये जो कंपोनेंट आ रहा है ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, इट विल पास थ्रू दिस वन, वो पास कर जाएगा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट इसका आ रहा है वो बिल्कुल इसमें से पास करेगा। अच्छा, अब इसमें से अगर पास कर रहा है तो इट मींस के हमारे पास इंटेंसिटी भी यहाँ से इससे डिफाइन हो जाएगी फिर। तो बेटे ये इसमें से ओवरऑल पास करता गया, तो मैं ओवरऑल अगर लिखूं यहाँ पे इंटेंसिटी पहले अगर ए नॉट आ रही थी तो ए नॉट का कितना पार्ट पास कर गया, ए नॉट कॉस ऑफ थीटा वाला पास करके गया, ठीक है। तो हमारे पास वी कैन राइट देन कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट which is amplitude ठीक है, transmitted through the polarized along its transmission axis is a naught cos of theta, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब इसी को अगर मैं फर्दर लिखूं कि यहाँ पे, तो इसका मतलब है अगर मैंने ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी लिखनी है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, और इंसिडेंट इंटेंसिटी लिखनी है तो मुझे ए का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ए नॉट का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, सो इंसिडेंट इंटेंसिटी जो आ रही थी पोलराइजर के पास, इंसिडेंट इंटेंसिटी जो आ रही है हमारे पास, वो क्या होगा, वो ए नॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इंसिडेंट इंटेंसिटी को सपोज मैं फर्दर अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो मैंने आई नॉट लिख लिया। नॉट का वर्ड यहाँ पे फिजिक्स में यूज, तो मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। ये ए नॉट का बेटे स्क्वायर लिख लिया, पहली चीज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड जो हमारे पास पोलराइज्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे बराबर आ रही है, ए नॉट कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली, तो मैं लिख सकता हूँ आई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अगर ओपन करते हो, फर्दर अगर करते हैं, इसको हम लिखें, यानी कि ओवरऑल रेशियो ले लो, ठीक है। तो अगर डिवाइड कर दूं 2/1, क्यों कर रहे हैं, ताकि आई और आई नॉट में रिलेशनशिप निकले इन टर्म्स ऑफ थीटा, आई ओवर आई नॉट इक्वल्स टू, बेटे यहाँ प्रोपोर्शनल लिखा तो यहाँ इक्वल टू लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट के आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो
उसको नहीं लिख रहा मैं। क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए नॉट का स्क्वायर। कांस्टेंट बेटे के यहाँ आना कैंसिल हो रहा है, नहीं लिखा उसको मैं, ठीक है। इसको फर्दर जरा अब सॉल्व करते हो, अगर आई ओवर आई नॉट क्या हो गया, ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए नॉट का स्क्वायर। क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। ये तो इंटेंसिटी का रिलेशनशिप क्या आ गया फिर, आई जो है दिस इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस रिलेशनशिप को बेटे हम यूज करेंगे फर्दर। इस लॉ को आप कह रहे होते हो दिस इज मोलुस लॉ, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप मोलुस लॉ कह रहे होते हो। इसके क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बेटा पास पेपर में मिलना है आपको, क्योंकि ये हमारे पास 22 में इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले नहीं था हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। सिलेबस में ही नहीं था, तो सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं था। अच्छा, अब बेटा इसका मतलब है कि अगर हम बेसिकली देखते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं थीटा और आई के इन बिटवीन, क्या ग्राफ बनेगा? नहीं नहीं नहीं, थीटा और आई के बीच। अब थोड़ा सा ना, क्योंकि ग्राफ ये लगता है वो देगा, ये थीटा मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटे डिग्री के अंदर। अब थोड़ा सा ना रफ वर्क किया है, ये कॉस ऑफ थीटा डिग्रीज के अंदर। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू बेटे, अब मैं अगर 0 लूं तो कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। अगर मैं 90 पे वैल्यू देखता हूँ, 90 पे वैल्यू 0 होती है। अगर मैं 180 पे लिखूं, 180 पे वैल्यू क्या होगी, फिर -1 होती है। अगर मैं 270 पे देखूं, 270 पे वैल्यू फिर 0 होती है, और 360 पे अगेन इट बिकम्स 1, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं ग्राफ बनाऊं कॉस ऑफ थीटा और आई के इन बिटवीन, अब मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, सपोज यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में इंटेंसिटी लिखूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अच्छा, मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतनी तो डायरेक्ट बेटे कर सकते हो। यहाँ थीटा लिखा है मेरा बेटा यहाँ पे, और मैंने इक्वेशन लिखी है आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं लिखा अभी, ये है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखूं, 0 लिख लिया मैंने बेटे, दिस इज 90, 180, 270, 360, फिर हमारे पास फर्दर स्टार्ट, ठीक है। तो ग्राफ क्या क्या बन रहा है हमारे पास, 0 पे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 मैक्सिमम। यहाँ cos 0 पुट करो, 1 आ गया। 1 किसके बराबर, आई नॉट के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई नॉट, ठीक है। 90 पे वैल्यू क्या, 0, 180 पे क्या आ रहा है, दिस इज -1, 270 पे क्या आ रहा है, 0, 360 पे क्या आ रही है, फिर वैल्यू क्या आ रही है, 1, और फिर क्या हो जाएगा। तो ग्राफ का ट्रेंड कुछ इस किस्म का बनता है। ये बेटा कॉस का ग्राफ है, जो मैथ्स के बच्चों को तो आइडिया होता है। लेकिन बेटे यहाँ पे कॉस का स्क्वायर लिखा होगा, इसका मतलब इस ग्राफ का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब अगर इक्वेशन इसके मैं लिखूं आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरे पास ऊपर वैल्यू गिवन है उसका मैंने स्क्वायर करना है वाई एक्सिस के अंदर। अब बेटे अगर 1 का स्क्वायर करते हो तो आंसर 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर करो आंसर, -1 का स्क्वायर करें तो क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ जो पहले नीचे आ रहा था नीचे नहीं आएगा, ये चीज तो ऐसा बनेगी, ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो ग्राफ इसका मैं बनाऊं, अगर वैल्यू कुछ ये वाली ग्राफ बन रहा है बेटे, क्या मतलब अब इसका, बेटे मतलब ये है कि अगर हमारे पास, अगर पोलराइजर और हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके दरमियान एंगल 0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पास करेगी। अगर 90 पे होगा, ब्लॉक होगी सारी लाइट, सारी चीज,
ठीक है, 180 पे फिर मैक्सिमम। अगर इन दोनों के इन बिटवीन है तो इट डिक्रीजेस व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हो तो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, सारी सारी पास करके 0 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर ये इसको आप, ये जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है मेरी ट्रांसमिशन, ये जो लाइन है, इसको अगर मैं सीधा करता हूँ, इसको अगर मैं सीधा करता हूँ बिल्कुल इसके पैरेलल ले जाऊं तो बेटे हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, सारी ट्रांसमिशन पास कर देगी। इसको थीटा की वैल्यू जो इंक्रीज होती जाएगा फ्रॉम 0 to 90, वो डिक्रीज होता है 90 पे जाके टोटल क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। बात क्लियर होगी? अच्छा, ये बेटे ग्राफ मैंने इस सेंस में बनाया कि आपके वो जो रिसेंट कैम्ब्रिज की बुक है उसमें बना हुआ था, तो मैंने इसलिए आपको समझा के बना दिया। ठीक है, स्क्वायर ग्राफ का मतलब टोटली वैल्यू पॉजिटिव में आनी होती है, नेगेटिव में नहीं आती। तो ये बाय ऑल मीन कवर हो गया, क्वेश्चन स्केल बता रहते हैं।